दोबारा एक बार मैं NaOH के साथ रिएक्शन को डिस्कस करता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हाँ, जेई में भी आ चुकी है ना, नीट में भी कई बार आ चुकी है, ठीक है। और मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में भी ये रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक है। हेलोजन की एल्कली के साथ रिएक्शन, हेलोजन की NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ NaOH। हेलोजन की NaOH के साथ रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। देखो, X2 मीन्स हेलोजन। हाँ जी, NaOH है वो दो कंडीशन पे लिया जा सकता है, एक डाइल्यूट NaOH और एक कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है। हाँ जी, तो दो अलग अलग कंडीशन पर यहाँ पे हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ NaOH है वो मेरा कोल्ड एंड डाइल्यूट है। हाँ जी, NaOH हमारा क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो हेलोजन की मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। NaOH आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ जी, NX तो हर केस में बनेगा, चाहे आप कोल्ड लो या हॉट लो, कुछ भी लो, ठीक है, NX तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर भी बनेगा, ठीक है। और जो डिफरेंट प्रोडक्ट होगा कोल्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में, वो यही होगा, ठीक है। यहाँ बनेगा NaXO, ठीक है। डाइल्यूट के केस में क्या बना, NaXO। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस रिएक्शन में जो हेलोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो X2 है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0 है, बिल्कुल, है ना। जब फ्री स्टेट में हेलोजन तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब NaX में हेलोजन पे जो चार्ज आएगा X के ऊपर, वो कितना आएगा, -1 आएगा। NaXO में कितना आएगा, NaXO पे आप निकाल सकते हो, सोडियम पे 1, ठीक है, ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। तो बचा कितना, -1। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए X पे चार्ज कितना होना चाहिए, +1, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो हेलोजन है वो 0 से -1 में जा रहा है और 0 से +1 में जा रहा है, ठीक है। हाँ, इज दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेट, क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट है, बिल्कुल है, ठीक है। हाँ जी, हेलोजेंस होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन करके या एल्कली के साथ रिएक्शन करके क्या होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। क्या होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हेलोजन 0 से -1 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन साथ साथ हो, मतलब साइमल्टेनियसली हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो X हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सारे हो सकते हैं, बट फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोरीन कभी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता। फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, ठीक है। हाँ जी, जैसे मान लो यहाँ पे आप क्लोरीन ले लेते Cl2 प्लस NaOH, तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और NaClO, है ना। NaClO या NaOCl एक ही बात है, ठीक है। तो ये NaX है ना, यदि Cl होता तो NaCl बनता। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, सोडियम हेलाइड। ये क्या चीज है, NaX इज योर सोडियम हेलाइड, ठीक है। NaCl हो जाता तो सोडियम क्लोराइड। NaXO है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो है। तो लो है तो क्या वर्ड आता है, हाइपो यूज होता है ना। ये एक सॉल्ट है, इसका नाम होगा हाइपो। हाइपो तो पहले आएगा ही आएगा, हाइपो हेलाइट, है ना। सोडियम हाइपो हेलाइट लिख लो पूरा नाम, सोडियम हाइपोहेलाइट। जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो हाइपो लगता है, और सोल्ट है तो आईटी लगता है ना। सोल्ट के अंदर क्या लगता है, आईटी, और एसिड में क्या लगता है, एस, है ना, मैंने पढ़ाया था ना। एसिड है तो एस की हम बात करते हैं ना, सोल्ट है तो आईटी लगता है ना। यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो एटी लगता है ना। फिर हेलेट आता, अभी क्या रहा है, हेलाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम होता है सोडियम हाइपोहेलाइट, दिस इज द सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है। हाँ जी, ये रिएक्शन समझ में आती है। ये तो है आपकी कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ। अब फ्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होती है, यदि आप फ्लोरीन की रिएक्शन कराओ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ,
ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होती है देखो, फ्लोरीन गैस प्लस NaOH, ठीक है, डाइल्यूट है हमारे पास NaOH, ठीक है। तो जो रिएक्शन होगी, NaF यहाँ पे भी बनेगा, सोडियम हेलाइड मतलब सोडियम फ्लोराइड यहाँ पे बना है, ठीक है, और वाटर है वो यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। और यहाँ जो एक अलग प्रोडक्ट आएगा वो आएगा OF2, क्या आएगा, OF2, ठीक है। ये ऑक्सीफ्लोराइड आ गया आपके पास, ठीक है, क्या आ रहा है, OF2 आ रहा है। अब हम फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे किस में आ रहा है, -1 में आ रहा है, और यहाँ पे किस में आ रहा है, अगेन -1 में आ रहा है, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से -1 में जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 में, और ये चला गया ऑक्सीजन यहाँ पे +2 में, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। यदि एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो फ्लोरीन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं शो कर रहा। कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। यदि फ्लोरीन की रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH के साथ करोगे तो NaF प्लस वाटर प्लस OF2, ठीक है। हाँ जी, ये बनेगा, ये तो हुई डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ क्या रिएक्शन होती है ना। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हेलोजन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ अब रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो सोडियम हेलाइड तो बनेगा ही बनेगा, है ना। NaX यहाँ पे भी बन रहा था, यस, और यहाँ पे बन रहा था, दोनों में कॉमन है। वाटर भी बनेगा यहाँ पे, दोनों में कॉमन है, ठीक है। बट जो डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे NaXO होगा, यहाँ पे NaXO3 होगा, क्या होगा, NaXO3 होगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे रट्टा मार देना है, किसी भी रिएक्शन को आप देखो तो बिल्कुल एक तरह से लॉजिकल तरीके से देखो कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं। अब ऐसा क्या है, देखो यहाँ पे हेलोजन पे 0 चार्ज है बिल्कुल, और NaX में हेलोजन पे -1 आ गया। NaXO3 की आप बात करो तो चार्ज को कैलकुलेट कर लो, सोडियम पे 1, हेलोजन का मान लेते हैं X, ऑक्सीजन पे आता है -2, तो 3 ऑक्सीजन पे हो जाएगा -6, ओवरऑल चार्ज 0। X की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, +5 आएगी। तो यहाँ हेलोजन पे जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। मतलब यदि आपका NaOH कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, देखो 0 से +5 में ले जा रहा है ना। यहाँ पे डाइल्यूट था तो 0 से कहाँ आ रही थी, +1 में आ रही थी, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेंगे, NaX प्लस वाटर और NaXO3। तो यहाँ पे इस डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में एक ही डिफरेंस है, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट का, सिर्फ इस वाले प्रोडक्ट का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सारा कुछ क्या है, सेम है। इसका जो नाम है वो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ठीक ठाक है, ठीक है, कम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे हाइपो तो टाइम यूज होगा नहीं, यहाँ पे हाइपो टाइम हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाइपो यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ठीक है, हाइपो हटा दो, IT भी हटा देंगे क्योंकि IT भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आती है। AT आएगा यहाँ पे, इसका नाम होता है हेलेट, दिस इज द सोडियम हेलेट, इसका नाम होता है क्या, सोडियम हेलेट। जब सॉल्ट होते हैं तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए AT सफिक्स यूज होता है, ठीक है, इसका नाम होगा सोडियम हेलेट, ठीक है। अब जेई में एक बार क्वेश्चन आया था 2019 में, इसी ये इससे रिलेटेड था बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा घुमा दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछी थी। क्वेश्चन में ये था कि आपकी जो क्लोरीन गैस है वो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। हाँ जी, तो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे एक तो दिया था आपको NaCl दिया था, एक वाटर दिया था, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे X था, है ना, इसके बारे में पता नहीं था, है ना, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaXO3 के बेसिस पे यहाँ पे बनेगा NaClO3, क्या बनेगा, NaClO3 बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या, NaClO3, ठीक है। आपको पूछा था कि NaClO3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, क्या आप NaClO3 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो,
चेक करो निकाल के। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बीच में लेके आए थे। NaClO3 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना था आपको। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करते हैं, देखो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो निकाला जाता है MOT से, और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं रेजोनेंस से। कैसे निकालते हैं? रेजोनेंस से। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, हाँ जी। NaClO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, Na प्लस प्लस ClO3 माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो एक केटाइन है। अब हमें एनाइन का ही चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ही आपके मोर देन वन एटम है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बना लो। ClO3 नेगेटिव किस तरह से बनेगा? देखो ClO3 नेगेटिव में क्लोरीन, एक ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, बाकी दो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड फॉर्म में रहेंगे इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ पे आएगा लोन पेयर आ जाएगा। हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर आ गया, बाकी इस तरह से बन गए। क्या आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो? चाहे तो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के निकाल लो। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था इस टाइम में? सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा। मतलब कितना आंसर आएगा? क्या बॉन्ड ऑर्डर आएगा? बॉन्ड ऑर्डर या तो आप टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखो, ये सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड तो हो गए यहाँ पे 3। पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे? 1 और 2। ठीक है, और सिग्मा कितने हो गए? 3। तो आंसर आ गया 5/3। कितना आंसर आएगा? 5/3 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट था NaClO3, उसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा था। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए। और रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, ज्योति का गलत कैसे आ गया? तूने 1.5 बताया, 5/3 नहीं आएगा? हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की रिएक्शन कैसे करता है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। यदि आप फ्लोरीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे बनता है NaF प्लस वाटर, और डाइल्यूट में तो क्या बना था? OF2। यहाँ OF2 ना बन के क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, मतलब फ्लोरीन है वो NaOH का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है, वाटर की तरह। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको समरी फॉर्म में क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं एज ए समरी बताऊँ आपको, अब तक हमने जो पढ़ा है समरी की बात करूं, तो बाकी की जो हेलोजन है, ठीक है, वो डाइल्यूट NaOH के साथ यदि हम रिएक्शन कराएंगे, तो जो बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, NaX प्लस वाटर प्लस बनाएंगे NaXO, ये डाइल्यूट बनाएंगे। यदि आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है यदि, तो इस प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा? NaXO3 आ जाएगा। ओके, और फ्लोरीन की यदि आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट तो होगी नहीं। फ्लोरीन डाइल्यूट NaOH के साथ देगा, बाकी का प्रोडक्ट सेम देगा, NaX वाटर। फर्क क्या रहेगा? OF2 देगा, डाइल्यूट के साथ क्या देगा? OF2। और फ्लोरीन कंसंट्रेटेड के साथ क्या देगा? O2 देगा। बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इतनी चीज आप आसानी से यदि ध्यान में रख सकते हो, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बस जो प्रोडक्ट डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ डिफरेंट है, आपको उसी पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी कोफिशिएंट रटना, वो सब रटना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, डाइल्यूट के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaXO बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बनेगा NaXO3, है ना, और फ्लोरीन डाइल्यूट के साथ OF2 देगा, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या देगा? O2 देगा। ठीक है, इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। हाँ जी, रह जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हर चैप्टर में हम क्या डिस्कस करते हैं? ऑक्सी एसिड डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? ऑक्सी एसिड। ठीक है, हर चैप्टर में हम क्या डिस्कस करते हैं? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड की हम बात करें, हेलोजन के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने
लास्ट चैप्टर में सल्फर के ऑक्सी एसिड डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम हेलोजन के ऑक्सी एसिड डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सी एसिड का क्या मीनिंग होता है ना, वो एसिड जिसमें जो H+ निकलता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। हाँ जी। तो जो आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है, वो बहुत कम ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है ना, क्योंकि फ्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा। मतलब यदि मान लो मैं फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड की बात करूं तो इसमें एक ऑक्सी एसिड है HOF। क्या है? HOF, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दोनों ही क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास पास हो, ठीक है, तो बॉन्ड में कोई पोलराइजेशन बहुत कम आता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, मतलब बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं होता। और इस टाइप के ऑक्सी एसिड है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल को भी फॉलो नहीं करते, ठीक है। हाँ जी। तो फ्लोरीन का तो बहुत ही एक सिंपल सा ऑक्सी एसिड है, वही आपको ध्यान रखना है, HOF। बाकी फ्लोरीन के कोई ऑक्सी एसिड होते नहीं है ना, बाकी कोई फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड नहीं होता। तो हम एक एक ऑक्सी एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सी एसिड बनाता है, उसके नेचर में सबसे ज्यादा ऑक्सी एसिड हमें मिलते हैं। तो मैं नेम, है ना, इस साइड में लिख रहा हूँ नेम, ठीक है, एक टेबल से बना लेते हैं ऑक्सी एसिड का नेम, नेम ऑफ एसिड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और फ्लोरीन का देख लेते हैं पहले, है ना, फिर हम क्लोरीन का देख लेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड बनता है HOF। क्या बनता है? HOF, ठीक है। हाँ जी। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड बनेगा, उसका नाम क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी फ्लोरीन की, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी HOF में फ्लोरीन का, निकाल सकते हो? +1 आएगी। क्या फ्लोरीन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? ये बताओ। -1। देखो, यदि हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे करें, है ना, मतलब सोल्व करें इस चीज को, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। चलो, हाँ जी। हाइड्रोजन पे तो चार्ज कितना आएगा? +1 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ जी। यदि हाइड्रोजन पे चार्ज +1 आएगा तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कितना आएगा? -1 आएगा, है ना। हाइड्रोजन की तरफ से कितना आएगा? -1, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, तो इस पे चार्ज आएगा -1, ठीक है। तो उतना ही ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा? +1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -1 +1 कितना बना रहेगा? 0 बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन पे +1 आ नहीं सकता, ठीक है, ये रूल को वोलेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना बनेगा? फिर 0 बनेगा, ठीक है। आप चेंज कर लेना नोट्स में, +1 लिख दिया है, ठीक है, तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन पे +1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन में कोई कैसे आ सकता है, जब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सबसे ज्यादा, तो उसमें चार्ज है वो -1 आएगा, ठीक है। तो HOF में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। फ्लोरीन का होगा -1, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। इसका जो नाम है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसका नाम है वो, एक तो हम हाइपो प्रीफिक्स यूज करेंगे, है ना, जब भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो हम हाइपो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? देखो, दो दो चीजें यूज करते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, एक तो हाइपो, ये चीज ध्यान रख लो, यदि बहुत ज्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, बहुत ज्यादा लो, तो हाइपो भी यूज करते हैं और एस भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एस। यदि लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो सबसे पहले एस लिया जाता है, और ज्यादा लो हो जाए तो दोनों यूज करेंगे, एस भी यूज करेंगे और हाइपो भी यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो क्या होगा? हाइपोहेलस एसिड। क्या नाम होगा? हाइपोहेलस एसिड। इसका नाम क्या होगा? हाइपोहेलस। हेलस का मतलब कौन सा हेलोजन है? फ्लोरस, है ना, नाम हो जाएगा हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन है वो फ्लोरीन है, नाम हो जाएगा हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है। फिर हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन के बहुत सारे बनते हैं। HOCl बनता है, HClO2 बनता है, O2 बनता है, HClO3 बनता है, HClO4 बनता है,
ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सी एसिड यहाँ पे क्लोरीन के बन रहे हैं। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इनके नाम हो सकते हैं, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, और ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको हमें पूरा नॉलेज जितना हमें पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ क्लोरीन पे आएगा +1 बच्चों, आएगा ना, एक्स मान लो, ठीक है। हाँ, क्लोरीन का एक्स मान लो, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, तो निकालोगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। HCl में क्लोरीन पे कितना आएगा, +3 आएगा, है ना। देखो आपको एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा बताता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -4, हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया +1, तो -4 +1 -3 बचा, तो क्लोरीन पे कितना आ जाएगा, +3। HCl3 में क्लोरीन पे कितना आएगा, +5। HCl4 में कितना आएगा, +7। ठीक है, तो ये होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनके नाम कैसे लिख सकते हैं, देखो, हाँ जी, इसका नाम HOCl है ना, बहुत, सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं हम, ठीक है, तो सही रहेगा। देखो HCl3 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, ठीक है, इंटरमीडिएट सी है, सबसे हाईएस्ट इसमें है, ठीक है। तो इसका नाम क्लोरिक एसिड होता है, नाम क्या होता है इसका, क्लोरिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड है ना, इक आ गया ना। अब मुझे मुझे बताओ, +5 से मुझे +7 का नाम लिखना है, तो बताओ क्या नाम हो जाएगा, कौन सा प्रीफिक्स यूज करूंगा। इक से भी यदि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, हाँ, तो पायरो नहीं बेटा, पर, पायरो नहीं, पर यूज करेंगे ना, या तो हाइपर या पर, है ना, या तो आप हाइपर यूज करो या पर यूज करो, ठीक है। तो या तो आप हाइपर क्लोरिक एसिड यूज करो या फिर पर क्लोरिक एसिड यूज करो, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड हो गया। HCl4 क्या हो गया आपका, पर क्लोरिक एसिड हो गया। चलो अब HCl3 से HCl2 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ +5 से +3 कम होगी ना, +5 से जब कम हो जाती है तो एक की जगह क्या आ जाता है, S आ जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। शाबाश, क्या आ जाएगा, क्लोरस एसिड, इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरस एसिड आ जाएगा, ठीक है। और HOCl में और ज्यादा कम होगी, ठीक है, S से भी ज्यादा कम होगी, तो हाइपोर आ जाएगा पीछे, इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। हाइपोहेलस, हेलस का मतलब हेलोजन से है, ठीक है। यदि आपका क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस, फ्लोरीन है तो हाइपोफ्लोरस, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस, ठीक है। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस कर सकते हैं। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सारे क्लोरीन के ऑक्सी एसिड है, ठीक है, मुझे बताओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, विच एसिड इज स्ट्रोंगर, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रोंगर होगा, बताइए। हाँ, आपको कराया हुआ ना पीरियोडिक टेबल में। हाँ, देखो, यदि आपके पास ऑक्सी एसिड है ना, यदि हमारे पास ऑक्सी एसिड है तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे चेक की जाती है। जिस ऑक्सी एसिड में एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सबसे हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर HClO4 में आएंगे, किसमें आएंगे, HClO4 में आएंगे, उसका H+ है वो जल्दी रिलीज होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैंने तरीका बताया था कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रोंगर है, ठीक है। हाँ, ऑक्सी एसिड कौन सा ज्यादा स्ट्रोंगर है, वो ऑक्सी एसिड, ठीक है, जिसमें एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसको हम ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी सोल्व कर सकते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम क्वेश्चन करते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के, उसको उससे उससे रिलेट भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक के हिसाब से, है ना, ऑर्गेनिक के बेसिस भी, ऑर्गेनिक का कंसेप्ट भी हम भी लगा सकते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं आपके पास कोई एसिड है H, सपोज करो आपके पास कोई एसिड H है मान लो, ठीक है। हाँ जी, अब इसको आपने वाटर में मिलाया, ठीक है, तो वाटर को H+ दे देगा, H+ देने के बाद क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, एसिड बना लेगा A-, क्या बना लिया, A-। तो ये H क्या था, एसिड था। अब एसिड से जो चीज बनती है H+ निकलने के बाद, एसिड से जो H+ निकलता है उसके बाद जो स्पीसीज बनती है, जो स्पीसीज बनती है उसका नाम कॉन्जुगेट बेस होता है। क्या नाम होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है ना। मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया भी है, ठीक है। हाँ, एसिड से H+ निकलने के बाद जो एनायन बनता है उसका वो होता है कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन है
रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ जा सकती है, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम आएगा, पूरा एसिड है वो H+ देगा नहीं, है ना, वीक एसिड है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, है ना, जब A- की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी। बताओ यदि A- मोर स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी या बैकवर्ड ज्यादा जाएगी। यदि A- आपने HA से H+ निकाल दिया, ठीक है, और बना A-, यदि A- ज्यादा स्टेबल है, दोबारा दोबारा बोल रहा हूं, अच्छे से आंसर दो, यदि आपका बनने वाला A- मोर स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, उसपे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है, कुल मिला के A- स्टेबल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ जाएगी या बैकवर्ड तरफ जाएगी, ठीक है। यदि किसी भी कंपोनेंट से जो चीज बनती है ना, और वो स्टेबल रहती है तो रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड जाती है। बैकवर्ड कैसे जाएगी भाई, फॉरवर्ड ही जाएगी ना, फॉरवर्ड ही जाएगी, बैकवर्ड क्यों जाएगी। यदि बनने वाला कंपोनेंट स्टेबल होता है तो रिएक्शन का किधर जाएगी आपकी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो फॉरवर्ड जाएगी तभी तो H+ जल्दी देगा, H+ जल्दी कब देगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, वाटर को H+ जल्दी देगा, ठीक है। तो आपका जो A- यदि स्टेबल है, ठीक है, तभी तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। मतलब यदि ये अनस्टेबल हुआ, मान लो बाय द वे अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये दोबारा H+ ले लेगा वाटर हाइड्रोनियम आयन से, दोबारा H+ लेके वापस बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है, तो H+ देगा ही नहीं, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड H+ देता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन reaction will go in forward direction and acidic strength will increase। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। चलो अब हम इस कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देखो कैसे यूज करेंगे, क्या तरीका है ना। तो HOCl था हमारे पास, HClO2 था, HClO3 था, HClO4 था, सबसे H+ निकाल दो, ठीक है, और सबके कॉन्जुगेट बेस बना लो। इससे H+ निकाल दिया तो मैंने बनाया OCl नेगेटिव, इससे निकालूंगा तो ClO2 नेगेटिव, इससे निकालूंगा तो ClO3 नेगेटिव, इससे H+ निकालूंगा तो ClO4 नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्जुगेट बेस बन चुके हैं। मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, हाँ जी, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आपको कैसे पता चलेगा, बताओ आपको कैसे पता चलेगा इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के स्पीशीज की स्टेबिलिटी में देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इनके जो, हाँ बिल्कुल रेजोनेंस भी देखना पड़ेगा, शाबाश सही बिल्कुल, है ना। हमें टोटल बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल, है ना। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ओवरऑल है वो करेक्टर ज्यादा रहेंगे, बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करोगे, देखो स्ट्रक्चर बना लो सबकी, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, ClO नेगेटिव, यस, बाकी क्लोरीन पे आएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ गए बिल्कुल, है ना। इसकी तो ClO नेगेटिव कैसे बन गई, ClO2 नेगेटिव कैसे बन जाएगी, Cl एक तो आ जाएगा O नेगेटिव, एक आएगा आपका डबल बॉन्ड O, और बाकी के लोन पेयर आ जाएंगे कितने, 2, ओके। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ClO3 नेगेटिव कैसे बनाओगे, Cl एक नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, बाकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेंगे हमारे पास, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, बिल्कुल यस। और ClO4 नेगेटिव में क्या आएगा, क्लोरीन एक पे आ जाएगा नेगेटिव, बाकी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, हाँ जी, और डबल बॉन्ड ओ आ गया ना। चलो अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, है ना, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा, बताइए निकालिए, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, और ये केमिकल बॉन्डिंग को भी आपको इजी बना रहा है। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बताओ सबका, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये फॉर्मूला निकाल के सबके बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे, ठीक है। स्टेप वाइज सबके बताओ किसका कितना आएगा, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, सबका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, हाँ जी, आंसर दो।
हाँ हर्षिन, वीडियो दिख रहा है? कल जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, वीडियो वगैरह क्लियर है अभी? आज वॉइस वगैरह? जुआंशु सिंगला, बाकी? हाँ गुरमेर सिंह सोहाल, इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। जो आपके पास ऑक्जी एसिड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अभी एक बार रुकने दे, एक आईआईटी में क्वेश्चन आया, उसको सोल्व करने के बाद तेरे को मैं और बताता हूँ। फिलहाल इनका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल पाए यार, इतना सिंपल है। अरे सीएलओ नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, एक एक ही तो बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही है, पाई बॉन्ड कुछ है नहीं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। सीएलओ नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, एक दो तो हो गए सिग्मा, एक हो गया पाई बाई 2, कितना हो गया 3/2, कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, दोबारा देख लो, कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा इस साइड में करा देता हूँ आपको। डायरेक्ट बता दो, पॉइंट्स में निकालने की मतलब कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ जी, देखो ClO नेगेटिव, ओके, ClO2 नेगेटिव, यस, ClO3 नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव। ओके, अब देखो ध्यान से। हाँ, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। और क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने रह जाएंगे बच्चों, 3 रह जाएंगे, देयर इज नो डाउट। इस तरह से बन गया। ठीक है, हाँ जी, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें एक ही तो बॉन्ड है, तो क्या सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला क्या लगाना है ना, रहने दो, सीधा ही निकाल दो। ClO2 नेगेटिव का क्या बन जाएगा, ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड और 2 आ जाएंगे लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा। ठीक है, हाँ जी, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 1, एक 1 और 2, 2 सिग्मा हो गए। ओके, पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में पाई होता है, डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, है ना, 1.5 आ जाएगा। फिर ClO3 नेगेटिव का कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करूँ मैं, तो Cl एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेंगे दोनों, और एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना, सिग्मा कितने बच्चों, 1 2 3, 3 सिग्मा। पाई कितने, डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है, तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास, डिवाइडेड बाई 3, तो 5/3 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 5/3। ओके, हाँ जी, और ClO4 नेगेटिव का कितना आ जाएगा, ClO4 नेगेटिव इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड है सिग्मा और 3 बॉन्ड है पाई, डिवाइडेड बाई सिग्मा 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, जिस सीधी सीधी बात है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये 2 पेन है, अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है बिल्कुल, इसको तोड़ना आसान है बिल्कुल, कि मेरे पास 2 पेन आ जाए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और मान लो फिर भी कोई और हाफ बॉन्ड आ जाए, कैसे आ जाए ना, जितने ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड्स बनते जाएंगे उतना ही इसको ब्रेक करना क्या है, बिल्कुल डिफिकल्ट है ना, ये पावरफुल ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ClO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, ClO2 नेगेटिव का कितना है 1.5, इसका कितना हो गया 5/3, इसका कितना हो गया 7/4। तो टॉप टू बॉटम जाने पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, इसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, बिल्कुल। इसकी ये नेगेटिव यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, और इतनी स्ट्रक्चर बन सकती है तो इस पे नेगेटिव चार्ज का जो डिसिपेशन है वो भी कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक जिन केमिस्ट्री आपने जिन्होंने पढ़ी है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, जो भी कॉन्जुगेट बेस बनता है उस पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी कम हो,
ठीक है, उतना ही वो क्या होता है, जरा स्टेबल होता है। और यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है ना, जितनी जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज का जो पावर है, मतलब जो इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ऑर्गेनिक में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल से क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, यदि आपका कॉन्जुगेट बेस के ऊपर चार्ज की इंटेंसिटी जितनी कम रहेगी, उतना ही वो स्टेबल रहेगा, उतना क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। और उस पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो वो वापस H+ को ले लेगा और बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो वहां पे हम इस टाइप की चीजों को डिस्कस नहीं करते, हम डायरेक्टली सीधा सीधा ये ध्यान में रखते हैं कि जिस ऑक्सी एसिड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, उसकी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ जी। चलो, इसके बाद और भी देखो मैं चीज आपको डिस्कस करवाता हूँ यहाँ पे, और भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे, वो क्या है देखो। हाँ, जैसे मैं इसी मॉलिक्यूल को ले लूं, Cl डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ना, ClO4 नेगेटिव दे दिया आपको मैंने। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि इसमें इसमें पूछ लिया, क्या पूछ लिया इसमें, इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं, आपसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया इसमें पी पाई बॉन्ड कितने हैं। अब आपका नाम सुनते ही हवा निकल गई, अरे यार ये क्या पूछ लिया। ठीक है, अब इस चीज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार आपको ये पढ़ा निकालने की कोशिश की, डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, पी पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। पी पाई का मीनिंग होता है कि जब दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करे। ठीक है, हाँ, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने होंगे, या डी पाई कितने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 3 ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में क्या होता है, हमें ऑप्शन को इलिमिनेट करना होता है। मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे डी पाई बॉन्डिंग हो सकती है किसी भी सूरत में, यस और नो। क्या दो डी ऑर्बिटल आ सकते हैं, देखो ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहाँ पे डी पाई तो नहीं हो सकती ना। मतलब हो सकता है क्लोरीन के पास वैकेंट 3D हो, बट ऑक्सीजन के पास तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो लिमिट ही हो गया। ठीक है, तो डी पाई तो हो नहीं सकती। फिर आपसे पूछे इसमें पी पाई है या पी पाई है, ठीक है, कौन सी है, कितनी है, वो हमें कैसे निकालना है। तो अगेन आप देख लो, सारे स्टूडेंट देखो यहाँ पे, मैं दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या करें, सबसे पहले इस सेंट्रल वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, क्या लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, और उसमें वीबीटी यूज करे, कौन सी थ्योरी यूज करे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करे। ठीक है, कैसे यूज करनी है, हाँ जी, आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, देखो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है क्या, नियोन 3s2 3p5, है ना, नियोन 3s2 3p5 होता है, हम सब जानते हैं, सारे स्टूडेंट जानते हैं। और यहाँ पे वैकेंट 3D ऑर्बिटल भी होता है क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन में 3 सेल है और n=3 में 3D होता ही है, जो कि क्या है, वैकेंट है यहाँ पे। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 3s 3p, ठीक है, और 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इतनी चीज तो हर स्टूडेंट जानता है। ठीक है, चलो 3s में इलेक्ट्रॉन है 2, ओके, 3p में इलेक्ट्रॉन ऑफ 5, 1 2 3 4 5, है ना, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब चलो अब वीबीटी की बात करते हैं ना, ओवरलैपिंग की बात करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल बॉन्ड को मैं काउंट करूं सिग्मा प्लस पाई को, सबका मैं सम करूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, कुल मिला के 1 2 3 4, 4 तो ये यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, और पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे 3 हुए, है ना, तो 4 + 3 टोटल 7 बॉन्ड है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, हाँ नीति का कॉन्जुगेट है, बिल्कुल, ओके, टोटल 7 बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था कि क्लोरीन के पास 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओनली एंड ओनली तभी अवेलेबल होते हैं जब वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक जाता है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कितने ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, 3, है ना। अभी देखो ग्राउंड स्टेट में एक ही हाफ फील्ड है, ग्राउंड स्टेट में एक ही हाफ फील्ड है ना। यदि इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट कर दूंगा तो 3 हाफ फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं इसको भी एक्साइट कर दूंगा तो 5 हो जाएंगे, और इसको भी हो जाएगा कर दूंगा तो 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करना है। ठीक है,
इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करना है और इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना है, एक्साइट करना है। तो सबको एक्साइट कर दो और अल्टीमेट आपका क्या बन जाएगा, 3s 3p और 3d 3d 3s में एक, 3p में आप देख सकते हो बिल्कुल 3 है, और 3d में इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, बिल्कुल चले गए। चलो अब आपको बनाने हैं 4 तो सिग्मा और 3 पाई, है ना, 4 सिग्मा बनाने हैं और 3 बनाने हैं पाई। देखो यदि इलेक्ट्रॉन आपका 3d में चला जाता है, ध्यान देना, यदि इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है और हमारे पास ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल है, 2p, ठीक है, तो 3d और 2p के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी पाई बॉन्ड मुझे बनाने हैं, ठीक है, वो मैं 3d और 2p से पहले बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने 3p और 2p से बनाई तो ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है ना। यदि पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखो तो सबसे स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड बनता है 2p पाई 2p पाई, 2p और 2p के बीच में। उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनता है 3d पाई 2p पाई, आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, ठीक है। फिर बनता आपका 3p पाई 2p पाई, ठीक है। ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर होता है। यदि आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले आप 2p 2p के बीच में बनाओ, फिर हम बनाएंगे किसमें, 3d और 2p के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 3 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3d पाई 2p पाई बॉन्डिंग कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से आएंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका 3 जो डी पाई पी पाई बॉन्ड आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे, 3 आएंगे। पी पाई यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड आपके सामने है, वो सारे डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग से बनेंगे, और डी पाई का भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। चलो यदि आप आंसर निकाल सकते हो तो मुझे बताओ, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, हाँ इसमें मैंने निकाली है डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। बताओ ऊपर वाले में कितने आएंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड, आंसर निकालो। अब सीधा बता सकते हो आप, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ClO4 नेगेटिव में कितने, 3 डी पाई पी पाई है। बताओ ClO3 नेगेटिव में कितने आएंगे, हाँ 2 आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर में भी आप देख लो पाई बॉन्ड कितने बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 बढ़ेंगे ना ClO3 नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2, इसमें कितने होंगे बच्चों, 1, और इसमें कितने होगा, 0 होगा, है ना, बिल्कुल, ठीक है। ये है डी पाई पी पाई बॉन्ड्स का ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी, और ये डी पाई पी पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, उतना ही बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है थर्मल स्टेबिलिटी का। कौन सा क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी पहले भी मैंने हाइड्राइड्स की बताई थी। तो हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते थे, ओवरलैपिंग के बेसिस पे, जितनी स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होगी, है ना, उतनी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे ओवरलैपिंग क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सी ऑक्सी एसिड की है, HClO4 की है, किसकी है, HClO4 की है। तो ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। फिर कौन होगा आपका, HClO3, फिर कौन होगा, HClO2, फिर होगा HClO। किसके बेसिस पे बताऊं, इधर से मैं इधर जा रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चाहे वो कैसी भी स्टेबिलिटी हो, थर्मल स्टेबिलिटी हो, चाहे कैसी भी स्टेबिलिटी हो, ठीक है, इंक्रीज होगी। चलो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। हाँ सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ का हमने देख ही लिया है ना, थर्मल स्टेबिलिटी का हम देख लिया है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। देखो हाँ जी, हमारे पास क्या है, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, ठीक है। ऑल्दो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है, हम जानते हैं, इसकी +5 है, इसकी +3 है, और इसकी +1 है, ठीक है। हाँ कई बार क्या होता है, कई बार क्या, बहुत बार हम ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है वो इतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम मान लेते हैं, ठीक है। हाँ हम मानते भी है ना, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है क्योंकि वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आप ही बताओ, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ऑक्सीजन रिलीज करना, है ना, ऑक्सीजन दे देना। तो इजीली ऑक्सीजन कौन देगा, ठीक है। HClO4 में तो स्टेबल है, HClO4 क्या है, स्टेबल है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है,
ज्यादा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना क्या है, मुश्किल है। हाँ, यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना क्या है, मुश्किल है। तो सबसे जल्दी ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, HClO से, बिकॉज यहाँ पे कोई डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो HClO यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और आपका HClO या HOCl भी बोल सकते हो इसको, है ना, HClO बोलो HOCl बोलो, ठीक है। जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये नसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। कौन सी रिलीज करता है, नसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, बिल्कुल, है ना। एटॉमिक ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नसेंट ऑक्सीजन, दिस इज द नसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और ये नसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस नसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ओके। हाँ जी, एक IIT में क्वेश्चन आया था, जेई में, और गुरमेर सिंह सवाल अभी भी पूछ रहा था मेरे को कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना था ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर बताना था, ठीक है। आपके पास ऑक्सी एसिड थे, HOI था, HOBr था और HOCl था। हाँ जी, अब मैं आपको आसानी से बताता हूँ, देखो, हाँ देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था ना, ये तो एक तरह से जुगाड़ टाइप का मेथड है, ठीक है। इससे तो आंसर है ना, कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है। हाँ, रियल में तो कुछ और ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है किससे, केमिकल बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे बॉन्डिंग के हिसाब से हम जो पीरियोडिक टेबल है उसके बेसिस पे देखेंगे। हाँ समझ लो, तेरे क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, देखो, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। हाँ, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, मोर होता है। हाँ, मतलब एक मेथड नहीं है, दो मेथड है यहाँ पे, दोनों के हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, मोर होता है, ठीक है। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। चलो, जैसे मैं आपको ना, इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को, जैसे मैं बताता हूँ आपको NaOH के बारे में, NaOH, ठीक है। एक मैं आपको बताऊं H2SO4 के बारे में, ठीक है। ये H2SO4 है, ये NaOH है, देखो, ये तो देता है क्या, H+, और ये बच्चों क्या देता है, OH- देता है, ये H+ नहीं देता, क्या देता है ये, OH-। अब ऐसा क्यों, देखो, यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या मोर है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 1.5 मान लेता हूँ, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया 2 का, बिल्कुल। और ऑक्सीजन की यहाँ पे 3.5 है, और सल्फर की 2.5 से भी थोड़ी ज्यादा होती है, 2.8 होती है, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, वेरी लेस है, ठीक है। तो यहाँ सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। ये डिफरेंस कम होता है तब तो देता है H+ आयन, कौन सा आयन देता है, H+ आयन। और ये डिफरेंस ज्यादा होता है तब कौन सा देता है, OH- आयन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कह सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका जो H जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस होगा, जितना लेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो चेक कर लो, एक आपके पास HOI है, एक आपके पास HOCl है, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम किस में होगा, इसमें सबसे लेस होगा या नीचे वाले में सबसे लेस होगा, आंसर दो, बताइए। OCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या लेस है या HOI में, हाँ यहाँ पे लेस है, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन से, है ना। देखो, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, आयोडीन की कितनी होती है, 2.8 होती है, तो यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, लेस हुआ। तो डिफरेंस लेस हुआ तो H+ है वो और ज्यादा जल्दी रिलीज होगा,
ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होता है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कई स्टूडेंट है ना, मतलब ओवरलैपिंग से कर रहे हैं इस चीज को, यहाँ ओवरलैपिंग से नहीं कर सकते, बिकॉज ये निकलना क्या है, एच का निकलना है ना, कोई आयोडीन थोड़ी निकलना है। अब एच का निकलना है तो यहाँ पे भी ओ एच है और यहाँ पे भी ओ एच है ना, एच ओ, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ओवरलैपिंग के बेसिस पे नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग में तब करते जब ऐसा आता, एक आ जाता आपका एच आई, एक आ जाता आपका एच, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कंसेप्ट यूज कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीक ओवरलैपिंग है, एच आई है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो एक क्वेश्चन में और पूछता हूँ आपको, ठीक है। एक आपके पास H3PO4 एक आपके पास H3ASO4 है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एक ही ग्रुप में आते हैं। बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा रहेगा, आंसर बताओ अपना। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +5 थी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, +1 है, +1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी यूज कर सकते हैं, जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है सबकी, है ना, और यहाँ पे भी क्या है, सेम है। तो सेम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप कैसे आंसर निकालोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। तो H3PO4 में आप देखोगे कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, वो क्या रहेगा, लेस होगा, ठीक है। आर्सेनिक थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो H3PO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ समरजोत, जो तू क्वेश्चन पूछ रहा था ना, उसमें समरजोत ने पूछा था, उसमें तो ना आपका जैसे H3PO4 पढ़ाया था मैंने, H3PO2 पढ़ाया था, वहां पे तो पीएच बॉन्ड के बेसिस पे कर रहे थे ना, मतलब जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड थे उसके बेसिस पे कर रहे थे। वहां पे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पे नहीं करेंगे ना, ठीक है। सब में कई में अलग अलग होते, जैसे वहां पे हमने पीएच बॉन्ड देखे, जैसे H3PO2 में 2 पीएच बॉन्ड होते थे, ठीक है। तो वो ज्यादा एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा था H3PO2 का, 15 ग्रुप में किया था ना। और यहाँ पे मतलब ऐसे कोई बॉन्ड है नहीं, है ना, यहाँ CH बॉन्ड टाइप का कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें अलग तरह से हम इसको देखेंगे। चलो, तो आपको जितने भी आज चीजें पढ़ाई है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और इस वीक में आपका 17 ग्रुप हो जाएगा, अगले वीक में 3 दिन में आपका 18 ग्रुप हो जाएगा। फिर आपका टेस्ट भी है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ऐप के ऊपर, ठीक है। कब होगा, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, इन चारों ग्रुप्स का होगा, मेडिकल का अलग, नॉन मेडिकल का अलग, ठीक है। तो आप क्या करें, अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, है ना। और टेस्ट कब रखे, फ्राइडे को रखे या सैटरडे को रखे, अगले फ्राइडे रखूँ या सैटरडे रखूँ, आप बताओ कौन सा सही सुटेबल रहेगा। चलो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फ्राइडे बोल रहे हैं ना, ठीक है। चलो फ्राइडे को टेस्ट है, ठीक है, फ्राइडे को टेस्ट ले लेंगे, ओके। टेस्ट है वो क्लास के टाइम पे हो जाएगा। और टेस्ट में आप जितना नोट्स वगैरह पढ़ाए हैं, मोस्टली एनसीईआरटी वगैरह इन्हीं पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। नीट में जो भी आए हैं बस इतना बहुत है, ठीक है, ज़्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं है पी ब्लॉक में, है ना। और साथ साथ में केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज करो, ठीक है। कई जो मेडिकल के स्टूडेंट है या नॉन मेडिकल के है, केमिकल बॉन्डिंग के भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम टेस्ट है वो ले सके अच्छे से। और फिर हाँ, डाउट सेंड कर दो, उसके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वीक है टेस्ट, नेक्स्ट वीक, अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक है, ठीक है। और चैप्टर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, पी ब्लॉक में पूरा हो जाएगा, मतलब काफी बड़ा ग्रुप था, ठीक है, उसमें टाइम तो लगता ही है। फिर हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही आसान सा चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है। ऑल्दो इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ता है ना, बट एक तरह से बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। हाँ जी, सरफेस केमिस्ट्री है, फिर देखते हैं डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन देखते हैं, हाँ जी, ओके।
थैंक यू, सी यू सून। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, ओके।